कालू बेटा, आज मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास भी ले जाना। इस हफ्ते की दवा खत्म हो गई है। बुलबुल डॉक्टर ने कहा था कि 1 हफ्ते के बाद आकर और दवा ले जाना। माँ, एक तो काम अच्छा नहीं जा रहा और ऊपर से आए रोज तुम्हारी दवा खत्म हो जाती है। मैं तो तंग आ गया हूँ इस जिंदगी से। ऐसा कहकर कालू कौवा घर से निकल जाता है। सच ही कह रहा है मेरा बेटा, घर के काम कर कर के थक जाता होगा और ऊपर से मुझ बूढ़ी का बोझ। अब मुझे अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। मेरा क्या पता कब ये सांस उखड़ जाए। मैं अपने बेटे को इस जंगल में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। कालू की बूढ़ी माँ ऐसा सोचकर घर से निकल जाती है। उसी जंगल में एक सेठ लोमड़ी रहती थी। उसका जंगल में एक लकड़ियों का कारखाना था। बहुत से पक्षी उसके कारखाने में काम करते थे। लोमड़ी, तुमने पिछले महीने का कुछ हिसाब नहीं किया मेरा, और उससे पिछले महीने भी आधी भगाड़ दी थी। चला जा यहाँ से, वरना एक ही बार में तेरा हिसाब कर दूंगी। मिल जाएगी इस महीने की भगाड़ 7 तारीख तक। जाकर काम कर। आधे पक्षियों को तो लोमड़ी भगाड़ देती ही नहीं थी। उसने पक्षियों को डरा धमका कर रखा हुआ था। कालू की माँ जा रही थी कि उसे रास्ते में रानो चिड़िया मिल जाती है। माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? रानो बेटी, मैं अपने बेटे का रिश्ता करवाना चाहती हूँ। बस उसी सिलसिले में अपनी दोस्त चलाको कवि के पास जा रही हूँ। मैंने सुना है उसे पूरे जंगल की खबर है। उसे पता होगा कि किसके घर कंवारी कवि है। माँ जी, आप बहुत थकी थकी लग रही हैं। आपकी तबीयत ठीक है? बस तबीयत ही तो ठीक नहीं रहती, इसलिए सोच रही हूँ कि अपने बेटे का रिश्ता कर दूं। मेरा क्या पता कब इस जंगल से चली जाऊं और ऊपर वाले को प्यारी हो जाऊं। फिर कालू की माँ चलाको कवि के घर पहुंच जाती है। कैसी हो सहेली? 100 बातों की एक बात, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बूढ़ी सहेली, तू कैसी है? मैं तो बस ऐसी ही हूँ। मैं आज तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से आई हूँ। 100 बातों की एक बात, बताओ बूढ़ी सहेली, क्या काम है? मैं अपने बेटे का रिश्ता करवाना चाहती हूँ। अभी माँ कवि ने इतना ही कहा था कि चलाको कवि उछल पड़ती है। 100 बातों की एक बात, ये तो कमाल हो गया। तुम भी ना कहाँ थी अब तक? मेरी बेटी है ना गोरी, गोरी बेटी, गोरी बेटी, सासू माँ के लिए चाय बना कर लाओ। गौरी कवि चाय का कप पकड़े रसोई से आती है। किसको देना है माँ? गौरी को ऐनक लगी हुई थी। वो बहुत तेज थी, लेकिन उसकी नजर कमजोर थी। इस तरफ नहीं बेटी, उस तरफ अपनी सासू माँ को चाय दो। गौरी कवि कालू कवि की माँ को चाय पकड़ा देती है। चलाको सहेली, ये तुम्हारी बेटी है, लेकिन मुझे तो पता चला था कि इसका रिश्ता हो गया है। क्या बताऊं सहेली, एक नंबर के धोखेबाज निकले वो। जब पता चला कि मेरी बेटी की नजर कमजोर है तो रिश्ता तोड़ दिया। फिर कालू की माँ अपने बेटे की शादी धूमधाम से गौरी कवि के साथ कर देती है। ये ले, आपका मोबाइल बाहर पड़ा था। उस तरफ नहीं, इस तरफ हूँ मैं, और ये तुम्हारे हाथ में मेरा मोबाइल नहीं, मेरा कैलकुलेटर है। बस थोड़ी सी नजर कमजोर है मेरी, ज्यादा नहीं। मुझे पता है ये कैलकुलेटर है, मैं तो मजाक कर रही थी। माँ कम थी जो अंधी पत्नी ला कर दे दी मुझे। अब एक और पागल को मैं झेलूं। पागल होगी आपकी माँ। तुम अंधी हो, मैं बहरा नहीं। मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब घर के खर्चे और भी बढ़ गए थे। कालू जितनी भी मेहनत करता, लेकिन घर का खर्च पूरा नहीं हो रहा था। मानो यार, चल ये काम छोड़कर लोमड़ी के पास काम पर चलते हैं। कालू, क्या तुमने नहीं सुना हुआ कि लोमड़ी समय पर भगाड़ नहीं देती, और तो और कितने पक्षी उसकी फैक्ट्री से गायब हुए हैं। सुनने में आया है कि उस जालिम ने उनका शिकार कर लिया। जो भी है, वो भगाड़ अच्छी देती है। सुनने में तो ये भी आया है कि उसकी 1 महीने की भगाड़ 2 महीने के बराबर होती है। मैं तो अब से उसकी फैक्ट्री में ही काम करूंगा। अगले दिन से कालू कौवा लोमड़ी की लकड़ियों की फैक्ट्री में काम करने लगता है। सुनिए जी। बोलिए जी। कालू कौवा गौरी की नकल उतार कर ऐसे कहता है। मैंने सुना है लोमड़ी बहुत अमीर है, जिसके यहाँ आप काम करते हैं। हाँ, अमीर है,
इसीलिए मैं वहाँ काम करता हूँ। कालू जी, मेरे पिता और माँ ने मिलकर एक बार बड़े बैंक में चोरी की थी और उस दिन के बाद से हम बहुत अमीर हो गए थे। तो इसमें मैं क्या करूँ? तुम अंधी तो हो ही, ये भी पता चल गया कि चोरों के परिवार से हो। हम भी लोमड़ी के कारखाने में चोरी कर लेते हैं। तुम साफ साफ कहो, तुम्हें अपना पति जिंदा अच्छा नहीं लगता, तुम मुझे मरवाना चाहती हो। बहुत अमीर हो जाएंगे हम। कुछ दिन कालू उस बारे में सोचता रहता है। फिर आखिर एक दिन वो गौरी से कहता है, गौरी, तुम ठीक कहती हो, हमें चोरी करनी ही पड़ेगी, वरना घर के हालात तो कभी ठीक नहीं होंगे। ऐसा सोचकर दोनों लोमड़ी की फैक्ट्री में चोरी करने चले जाते हैं। लेकिन अभी लोमड़ी फैक्ट्री से गई नहीं थी। गौरी रुक जाओ, सामने लोमड़ी है। लेकिन गौरी को सुनाई नहीं देता। वो आगे बढ़ जाती है। कालू पीछे ही रुक जाता है। मुझे तो लगता था ये बस अंधी है, लेकिन ये तो बहरी भी है। अब तो लोमड़ी इसे नहीं छोड़ेगी। गौरी कभी बिल्कुल लोमड़ी के सामने जाकर बैठ जाती है। चलो कालू, जल्दी से लॉकर में से पैसे निकाल लो, ऐसा ना हो कि लोमड़ी आ जाए। लोमड़ी गौर गौर से गौरी को देख रही थी। कालू तो नहीं है, तुम कहो तो मैं डाल दूं पैसे तुम्हारे थैले में। ये आवाज तो लोमड़ी जैसी लग रही है। पीछे से कालू ऊंची आवाज में बोलता है। गौरी भाग, तेरे सामने लोमड़ी बैठी है। लोमड़ी गौरी को पकड़ने लगती है। लेकिन गौरी कभी जल्दी से उड़ती है। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, वो बस उड़ती जा रही थी। गौरी कभी दीवार से टकराती है, कभी पंखे से। आखिर वो कालू तक पहुंच जाती है और दोनों भाग जाते हैं। दोबारा मेरी फैक्ट्री में मत आना, निकल जाओ चोर कहो। गौरी और कालू घर आ जाते हैं। ज्यादा अमीर बनने में जो नौकरी थी वो भी गई। हम कल फिर से जाएंगे, हो सकता है कल लोमड़ी ना हो। और कालू जी, अगर लोमड़ी थी सामने तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कालू कौवा अपना सर पकड़ लेता है और कुछ नहीं कहता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू, तुम्हें पता है, मैंने आज नदी पर लूसी और हरियाली की बातें सुनी। हरियाली कह रही थी कि इस बार दूसरे जंगल के बहुत से पक्षी हमारे जंगल आएंगे, क्योंकि हमारे जंगल में बारिशें कम होती है ना। हाँ गौरी, सुना तो मैंने भी है, इसलिए हम अपना भोजन इकट्ठा कर लेते हैं। क्या पता पक्षी ज्यादा हो जाए तो भोजन भी ना मिले। ऐसा सोचकर दोनों कौवे भोजन खोजने को घर से निकल जाते हैं। दोनों कौवे बड़े पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। गौरी, तोते के बाग में ही चलते हैं और उससे कुछ फल ले लेते हैं आज। फिर कौवे तोते के फलों के बाग में पहुंच जाते हैं। तोता अपने मीठे फलों के पेड़ से फल तोड़कर टोकरी में डाल रहा था और साथ साथ गिनता जा रहा था। 1, 2, 3, 4 और ये 5। कौवे तोते के पास मीठे फलों के पेड़ पर जाते हैं। सुनाए मिठू जी, क्या चल रहा है? तुम दोनों ने मुझे मेरी गिनती भुला दी। बताओ क्यों आए हो? तोते भाई, आज कुछ भोजन ही हमें दे दो। अच्छा कहो, लेकिन सिर्फ आज ही, फिर आगे से मैं नहीं दूंगा, समझे? हाँ हाँ ठीक है तोते यार, बस आज के दिन ही लेंगे हम भोजन तुम्हारे बाग से। फिर कौवे मीठे फलों के पेड़ के पास ही जो अमरूदों का पेड़ था उस पर चले जाते हैं और अमरूद तोड़ने लगते हैं। पेट भरकर कौवे अमरूद खाते हैं। झरने वाले जंगल में तेज बारिश हो रही थी। भूरा कौवा और उसकी पत्नी अपने घर में बैठे थे, लेकिन उनके घर की हालत कुछ ज्यादा अच्छी ना थी। पिंकी, समय आ गया है कि जब हम सागर वाले जंगल जाएं, और वैसे भी उस जंगल के पक्षियों से बहुत पुराना संबंध है मेरा। भूरे जी, आपकी और कालू कौवे की लड़ाई को बहुत साल गुजर गए हैं। अब भला पुरानी बातों को याद करने का क्या फायदा? उस कालू और उसके साथी पक्षियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। वैसे भूरे जी, मजाक तो नहीं उड़ाया था, वो तो बस आपको समझा रहे थे कि चोरी बुरी चीज़ है, लेकिन आपने तो कुछ सबक नहीं सीखा उससे। अच्छा, ये सब बातों को मारो गोली, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सामान बांधो, हम आज ही निकलेंगे सागर वाले जंगल जाने को।
पिंकी कवि कमरे में जाती है और अलमारी खोलती है। अलमारी में कुछ फटे पुराने कपड़े थे और ऊपर एक भद्दा सा गंदा बैग। पिंकी बैग उतारती है और उसमें कपड़े रखने लगती है। फिर वो दोनों पति पत्नी सागर वाले जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। सागर वाले जंगल में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। उन्हें जंगल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। वो दोनों सबसे पहले चाचा छमछम के घर जाते हैं। वाह भूरे, मुझे पता था कि कोई आए ना आए तुम जरूर आओगे। चलो अब बताओ कौन सा घर चाहिए। मुझे वही घर चाहिए जो पिछली बार मैंने किराए पर लिया था। चाचा छमछम दूसरे जंगल से आने वाले पक्षियों को किराए पर घर देता था। देख भूरे, तुझे बुरा तो लगेगा मगर किराया मैं एडवांस लूंगा। जो कुछ पिछली बार हुआ इस बार मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं कर सकता। ये ले चाचा, पकड़ पैसे, अब मुझे तंग मत करना। भूरा कौवा और पिंकी सामान उठाते हैं और चाचा छमछम के घर के साथ वाले घर में चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। भूरा कौवा उठता है और कालू कौवे के घर पहुंच जाता है। भूरे, तुम मेरे घर, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। यार कालू, क्या पुरानी दुश्मनी को साथ लेकर चलना। मैं दोस्ती करना चाहता हूँ तुमसे। तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है मुझे, लेकिन सच पूछो तो मैं भी दोस्ती ही करना चाहता हूँ। तो चलो मिलकर एक खेत तैयार करते हैं। मुझे भी भोजन की जरूरत है और तुम्हें भी। मैं भी कोई काम करने का ही सोच रहा था। ठीक है, चलो कुछ अच्छी जमीन देख लेते हैं। दोनों कौवे घर से निकल जाते हैं। उन्हें जंगल के दरमियान एक अच्छी जमीन मिल जाती है। चलो कालू यार, काम शुरू करते हैं। मेरे पास भिंडी के बीज हैं, हम भिंडी की खेती करेंगे। ठीक है भूरे, हम ऐसा ही करेंगे। फिर भूरा कौवा घर जाता है और अपनी पत्नी पिंकी कौवी से कहता है, पिंकी, मुझे वो बीज दो जो तुम्हारी माँ ने दिए थे, भिंडी के बीज। अभी लाती हूँ भूरे जी। पिंकी रसोई में जाती है और भूरे को भिंडी के बीज ला देती है। भूरा बीज उठाता है और वापस कालू कौवे के पास पहुंच जाता है। अब मैं कबूतर के पास जाता हूँ और हल चलाने के लिए बैलगाड़ी ले आता हूँ। कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, तुम्हारी बैलगाड़ी चाहिए थी। फिर कालू कौवा कबूतर को सारी बात बताता है। अच्छा कालू, वो सामने है बैलगाड़ी, ले जाओ, लेकिन शाम तक वापस कर देना। कालू कौवा बैलगाड़ी लेकर खेत में चला जाता है। फिर वो खेत में हल चलाता है। फिर कालू और भूरा मिलकर खेत में बीज डाल देते हैं। शाम हो चुकी थी। कालू यार, अब सुबह आकर पानी देंगे। यार भूरे, वो कबूतर ने बोला था कि उसको शाम तक बैलगाड़ी वापस चाहिए। मैं उसे देकर आता हूँ। कालू यार, तुम लेकर भी आए थे, वापस मैं दे आता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर की तरफ उड़ जाता है और भूरा कौवा बैलगाड़ी लेकर कबूतर के घर की तरफ। ये लो भैया तुम्हारी बैलगाड़ी। धन्यवाद तुम्हारा। यार कबूतर, वो कालू बहुत आलसी है। कह रहा था सुबह दे आएंगे बैलगाड़ी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी वापस देकर आता हूँ। अच्छा भूरे यार, तुम्हारा धन्यवाद। अगली सुबह कालू कौवा और भूरा कौवा मिलकर खेत में पानी डाल रहे थे। दिन गुजर जाते हैं और भिंडी का खेत तैयार हो जाता है। चल कालू, अब तू निकल यहाँ से। बीज मेरे थे इसलिए खेत भी मेरा है। ये 4 सिक्के पकड़ और जा यहाँ से। और इतने दिन जो मेहनत की मैंने, उसका क्या भूरे। उसी मेहनत के 4 सिक्के तो दे रहा हूँ। अब मेरा दिमाग मत खराब कर और जा यहाँ से। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी आधी भिंडी की फसल चाहिए, समझे। दोनों कौवे लड़ने लग जाते हैं। भूरा कौवा जानबूझकर कालू कौवे से मार खा लेता है। भूरा कौवा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। वहां से तोता गुजरता है और दोनों कौवों को लड़ता देखकर तोता उनके पास आ जाता है। रुक जाओ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? कालू कौवा अपनी बात बताता है और भूरा कौवा अपनी। दोपहर का समय था। बड़े पेड़ के नीचे सब पक्षी जमा थे और भूरे और कालू की तरफ देख रहे थे।
दूसरे जंगल से आए हुए पक्षियों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? पक्षियों, ये झूठ बोल रहा है। फिर कालू कौवा सारी बात बताता है। ये कालू झूठ बोल रहा है। इसने मुझे मारा। इसके मन में लालच आ गया है। अब ये मुझे मेरा आधा हिस्सा नहीं दे रहा। पिछली बार मैं गलत था तो तुम सब पक्षियों ने मुझे खरी खोटी सुनाकर जंगल से निकाल दिया था। अब इस कालू को निकालो। मुझे न्याय चाहिए। कौन सच बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करें पक्षियों? पक्षियों, कालू ऐसा नहीं कर सकता। अब कालू सुधर गया है। वहाँ पिंकी कौवी भी आ जाती है। लेकिन मेरा पति नहीं सुधरा। जो भी हुआ है सब भूरे की चाल है। भूरा बस ये चाहता है कि जिस तरह तुम सब ने उसकी बेइज्जती की थी, कालू की भी हो। भूरे भैया, हम में से किसी ने भी आपकी बेइज्जती नहीं की थी। आपने तब भी झूठ बोला था और आज भी। पक्षियों, भूरे भैया को जंगल से कोई नहीं निकालेगा। भूरे भैया, आप जब तक चाहें जंगल में रहें, लेकिन हम में से कोई पक्षी भी आपसे बात नहीं करेगा। पक्षियों, मैं भी तुम सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूँ। मुझे आज सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। बूरे, आज से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हम सब मिलजुल कर रहेंगे। फिर सब पक्षी मिलजुल कर रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, जो गलती करता है तो हमें उसकी गलती को सुधारना चाहिए। उसे नफरत नहीं करनी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।